की आयु, देखो एक मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, यहाँ पर जो दिया गया है रेशियो, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब का दे रखा है? 4 वर्ष बाद का। अगर 4 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है तो हमें जो आयु का समय यानी कि एज का जो समय वो भी हमें कब का होना चाहिए? 4 वर्ष बाद का ही हमें लेना है। आइए सोल्व करते हैं। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से समझना। एक फादर है और एक सन है, ठीक है। ये प्रेजेंट की बात की जा रही है। कब की बात की जा रही है बेटा? प्रेजेंट की, ठीक है। प्रेजेंट में एक फादर है और एक सन है। यहां पर हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज मान लीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं दे रखा है इसका मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। फादर प्लस सन की जो एज है वो कितनी है? तो आप कहेंगे 56 ईयर है, ठीक है। प्रेजेंट एज है वो फादर और सन की एज है वो कितनी है? 56 ईयर है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। कब? 4 वर्ष बाद। तो इसको मैं आफ्टर 4 ईयर लिख सकता हूं, आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर फादर और जो सन की एज है वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे, अब कई बच्चे इसमें भी परेशान रहते हैं कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना। अब 3 गुना इसको सन को माने या फिर फादर को माने? तो मैं एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। पिता बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो आप कहेंगे बड़ा होगा। बड़ा होगा इसका मतलब जो 3 गुना है वो आप लोग फादर के उसमें रख दो, ठीक है। और जो सन होगा वो कितना हो जाएगा? 1। क्या समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो। तो फादर और सन का रेशियो कितना आ गया? 3:1 आ गया। लेकिन ये कब का आया है? 4 वर्ष बाद में। हमारे पास ये जो सम है, ठीक है, फादर और सन के एज का, ये कब का है? प्रेजेंट का। तो हमें अगर ये रेशियो 4 वर्ष बाद का है तो ये वाला सम भी 4 वर्ष बाद का होना चाहिए। अगर ये रेशियो 3 वर्ष पहले का है तो ये रेशियो भी 3 वर्ष पहले का होना चाहिए। यानी कि जैसा जब का ये रेशियो दे रखा है तब का ही हमें सम चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग आफ्टर 4 ईयर निकाल लेते हैं। आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। फादर और सन, इसकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी? तो 4 हम लोग फादर में ऐड कर देंगे और 4 सन में। तो 56 और 8 कितना हो जाएगा? 56 में हम कितना ऐड कर देंगे? 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64। अब देखो यहां पर ये जो सम है ये भी 4 वर्ष बाद का है और यहां पर जो ये रेशियो है ये भी कब का है? 4 वर्ष बाद का है, ठीक है। तो यहां से अब आप लोग इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखो अगर आपको फादर के लिए पूछा जाए तो फादर के लिए टोटल है कितना? आप कहेंगे एज का सम 64 है, अपॉन में टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे फादर के लिए? यहां पर 3 से, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 16 से काट दो इसको, तो ये आ जाएगा 48 ईयर, ठीक है। और यहां पर सन के लिए, तो सन के लिए टोटल एज का सम कितना है? 64, अपॉन में टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 3 और 1 कितना हो जाएगा? यहां पर 4। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? यहां पर सन के लिए 1 से, तो ये कितना आ जाएगा? यहां पर 16 ईयर, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, आपको एक और कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं मैं। यहां पर ये जो आया है यानी कि ये जो एज आई है, ठीक है, ये कब की आई है बेटा? तो हम लोगों ने जब का रेशियो है तभी का ये एज आई है। यानी कि ये जो रेशियो है ये 4 वर्ष बाद का है, तो हमें ये एज भी 4 वर्ष बाद की आई है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है? उनकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु। तो आप क्या करोगे? इसमें से भी आपको 4 माइनस करना पड़ेगा और इसमें से भी आपको 4 माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो कितना आ जाएगा? 44 ईयर। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 ईयर। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं मैं सभी बच्चों को अच्छे से समझा पाया होगा। क्या सही है क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या समझ पाए हैं सभी? यानी कि जब का आपको रेशियो दे रखा है देन तभी का ही आपको सम चाहिए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। कभी भी इसको भूल जाओ अभी क्वेश्चन को। कभी भी अगर आपको x प्लस 1/x गिवन है a, ठीक है, और आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो आप क्या कर दोगे? आप क्या कर दोगे? इस a का तो स्क्वायर कर दोगे और माइनस के 2 कर दोगे, ठीक है। लेकिन कभी अगर आपसे पूछे x प्लस 1/x गिवन है, ठीक है, a, और आपसे पूछे x³ प्लस 1/x³, तो आप क्या कर दोगे? इस a का तो क्यूब कर दोगे अगर यहां पर प्लस है तो, और 3 गुना हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन कभी ऐसे भी पूछ सकता है, x प्लस 1/x जैसे a गिवन है, ठीक है, या फिर यहां पर x माइनस 1/x, यदि आपको a गिवन है और आपसे पूछे यहां पर x की पावर क्यूब माइनस के 1/x की पावर क्यूब, ठीक है, तब कैसे सोल्व करोगे? अगर यहां पर माइनस है और माइनस पूछा जाए तो हम क्या कर देंगे? इसका तो क्यूब कर देंगे, इस a का तो, ठीक है, इस a का तो हम लोग क्यूब करते हैं, और अब की बार जो हम लोग 3 गुना है वो प्लस करेंगे कि बताओ माइनस करेंगे? तो आप कहेंगे प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर माइनस का साइन है तो हम लोग प्लस करते हैं, और अगर प्लस का साइन होता तो हम लोग माइनस करते हैं। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो अब आपको जो पूछा गया है, यानी कि आपको दिया गया है यदि x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल में 1 है, देन आपसे पूछा गया x की पावर क्यूब x प्लस 3 का क्यूब माइनस 1/x प्लस 3 का क्यूब आपसे पूछा गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। देखो आपको जो पूछा गया है ना, वो पूछा गया x प्लस 3 का क्यूब माइनस के 1 में x प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे आप बताओ, आपसे पूछा गया x की पावर x प्लस 3 का क्यूब माइनस x प्लस 3 का क्यूब पूछा गया। इस क्यूब को निकालने के लिए, यानी कि इसकी वैल्यू आप जब भी निकलेगी जब आपके माइंड में क्या आना चाहिए? हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें x प्लस 3 चाहिए, ठीक है, और माइनस के 1 में x प्लस 3 चाहिए। बताओ सही है क्या? ठीक है, अगर ये x प्लस 3 माइनस 1/x प्लस 3 है तो क्यूब तो हम लोग इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसकी हेल्प करने के लिए हमें ये दे रखा है x प्लस 3 ब्रैकेट में x माइनस के 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा यहां पर जो आपको दिया गया है वो दे रखा है यहां पर x प्लस 3, और यहां पर जो आपको दिया गया है वो दे रखा है x माइनस के 1, और इक्वल में कितना है? आप कहेंगे 3 दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर यहां से मैं इसके इक्वल में कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, ठीक है। यहां से अगर मुझे x प्लस 3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1 में x प्लस 3 इक्वल में क्या लिख सकता हूं? आप कहेंगे x माइनस 1 लिख सकते हैं। बताओ लिख सकता हूं क्या? ठीक है, यहां पर ये x प्लस 3 है, ये x माइनस 1 है, इक्वल में 1 है, ठीक है। तो आप यदि x माइनस 1 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर देंगे? 1 में x प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसा, ओके। चलो अब मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, यहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो x प्लस 3 है ही, ठीक है, माइनस के यहां पर 1/x प्लस 3 की वैल्यू क्या रख सकता हूं? तो आप कहेंगे x माइनस के 1 रख सकते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस के x, और देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो यहां से x से x कट जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आई है यानी कि x प्लस 3 माइनस 1/x प्लस 3, इसकी जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 4 आ गई है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है बेटा?
इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई है। अब आपसे क्या पूछा गया, x प्लस 3 का क्यूब, यानी कि इसका हमें क्यूब करना है और 3 गुना हमें माइनस करना है। तो चलिए 4 का हम लोग क्यूब कर देंगे और प्लस के 3 गुना हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा 64 प्लस के 12, यानी कि सभी बच्चों का जो आंसर है वो कितना आया है, क्या 76 आया है क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी समझ पाए हैं? ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व कर सकते थे। ठीक है, यहां पर आपको क्यूब चाहिए था और क्यूब इसके आसपास देखना था। ठीक है, तो अगर यहां से 5 का क्यूब तो 125 बहुत ज्यादा हो जाता, तो इसमें यानी कि 5 तक तो जाने की जरूरत थी नहीं। एक की वैल्यू नहीं आती, एक की वैल्यू और फिर प्लस 3 वो भी 4 नहीं आता। 3 का जो क्यूब होता है वो 27, और 27 में जब हम लोग 3 गुना ऐड करेंगे यानी कि 9, 36 है क्या? नहीं है। ठीक है, 4 का क्यूब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 का क्यूब ही हमारे पास सही बैठता। सही है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपको याद हो अच्छे से तो कल भी मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था। ठीक है ना? चलो, ए लाइब्रेरियन परचेज 50 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी बट ही फाइंड्स दैट ही कुड गेट 14 बुक्स मोर बाय स्पेंडिंग 76 more, so per book average becomes 1 rupees less. The average price of each book he bought was. एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदता है। ठीक है, लेकिन उसे पता है कि वह 76 रुपए में खर्च करके वह 14 किताबें अधिक खरीद सकता है, जिससे प्रति किताब औसत मूल्य है वो 1 रुपए कम हो जाता है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य आपसे पूछा गया। चलिए सोल्व करो। देखो, अगर आप लोग कल क्लास में थे तो मैंने आपको सिखाया था न्यू इनिंग्स या फिर न्यू बुक्स, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा एन यानी कि कितनी नई जो वस्तुएं आई है, कितने नए बच्चे आए, कितने स्टूडेंट्स आए, कुछ भी, तो एन इंटू ओल्ड एवरेज, एन इंटू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज या फिर एवरेज चेंज। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर? एवरेज चेंज, और इनटू किससे कर देंगे? टोटल इनिंग्स से। अब यहां पर इनिंग्स नहीं, यहां पर बुक्स है टोटल। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसे याद रखना। चलो, अब मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, यहां पर जो न्यू इनिंग्स है यानी कि नई जो किताबें हैं वो कितनी है? तो आप कहेंगे यहां पर उसे जो पता है कि वह 76 और बुक खर्च कर 76 रुपए और खर्च करके, ठीक है, कितने खर्च कर रहा है? आप कहेंगे 76 रुपए और खर्च कर रहा है। ठीक है, चलो यहां पर एन की वैल्यू कितनी नई बुक्स आई है, तो यहां पर वो है 76 रुपए और खर्च करके वह 14 किताबें और खरीद सकता है, यानी एन की वैल्यू कितनी है? 14, और ओल्ड एवरेज का हमें पता है नहीं। ठीक है, और जिससे प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता है। यदि 1 रुपए कम हो जाता है तो यहां पर मैंने लिख रखा है जो एवरेज चेंज है वो प्लस माइनस, तो अगर 1 रुपए कम हो गया तो इसका मतलब माइनस कर देंगे 1 रुपए। ठीक है, और अब जो टोटल जो किताबें हैं वो कितनी हो गई? 50 तो पहले थी, ठीक है, 14 और आ गई, तो जो टोटल बुक्स है वो कितनी हो गई है? आप कहेंगे 64 हो गई है। कितनी हो गई है बेटा? 64 हो गई है। ठीक है, अब मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा? 14x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 76 और ये 64, तो ये हो जाएगा 6 7 13 और 1 14, 140। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य।
तो कितना आ जाएगा? क्या सभी बच्चों का जो आंसर है वो क्या डी आया है? क्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? इसको ऐसे ही करना, याद रख लेना। इस फॉर्मूले को थोड़ा एक दो बार और अच्छे से याद करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैं आपको पहले ही बता रखा हूं कि क्वेश्चंस वो ही लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, और टाइप वाइज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सभी टॉपिक्स हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। अब आपको उसमें आसान लगे या फिर हार्ड लगे वो मैटर नहीं करता, यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है। चलो सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। 6 2 है कोऑर्डिनेट, -4 और 5 है, और ये जो रेशियो दे रखा है आपको वो दे रखा है 3:2 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब होता है बाह्य विभाजित, और एक होता है इंटरनली, वो होता है अंतर विभाजन। ठीक है, अंतर विभाजन पे मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था, आज जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो बाह्य विभाजन पे करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। देखिएगा यहां पर ये कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि ये कितना है 6 और 2 है। ठीक है, और यहां जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -4 और 5 है। ठीक है, और इनको किस में 3:2 में इसको डिवाइड करना है। अब इसमें मैं आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले मैं आपको डेली सिखाता हूं। ठीक है, तो आप यहां से क्या करोगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को जब आप लोग -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा -12, और माइनस के जब आप लोग यहां पर 2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा 12। ठीक है, देखो जब आप 3 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा -12, और माइनस के जब आप लोग 3 को 6 से यहां पर 2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा 12, अपॉन में 3 - 2। ठीक है, एक तो ये हो गया इंटरनली। एक्सटर्नली क्या हो जाएगा, यहां पर आप क्या करोगे, 3 को जब आप लोग 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, माइनस के 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 - 2। ठीक है, तो यहां आ जाएगा -12 और -12, यानी कि -24, और यहां कितना आ जाएगा, 15 में से 4 जाएगा 11। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 11। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं क्या? ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको दिखने में जरूर हो सकती है डिफिकल्ट लगे, क्योंकि पढ़े नहीं है। ठीक है, पढ़ने की कोशिश की नहीं की, अगर पढ़ेंगे तो एकदम आसान है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आ गया है आपका मेंसुरेशन का। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एन आर्क ए बी ऑफ ए सर्किल सबटेंड्स एन एंगल x रेडियन एट द सेंटर O of the circle। ठीक है, given that the area of the sector AOB is equal to the square of the length of the arc AB, find the value of x। एक वृत्त का जो चाप है AB, वृत्त के केंद्र O पर x रेडियन का कोण बनाता है। ठीक है, इस C का मतलब होता है रेडियन। ठीक है, त्रिज्याखंड AOB का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल चाप AB की लंबाई के वर्ग के बराबर है। तो आपसे x का मान पूछा गया, समझिएगा ध्यान से। यहां पर एक ये वृत्त है, ठीक है, और यहां एक चाप है, ये A और इसको मान लो B, यानी कि ये एक चाप है, और यहां पर जो एंगल बना रहा है, एंगल यानी कि थीटा नहीं देके इसने दे रखा है x रेडियन का कोण बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोण कुछ भी दे, यहां पर जो बना रहा है वो बना रहा है x
रेडियन का कोण बना रहा है। बताओ सही है क्या? ठीक है। और यहां से ये ए और ये बी है, ये इसकी लेंथ है। ये जो पॉइंट है ये ओ है, ठीक है। और इसकी ये यहां से और यहां तक की जो लेंथ है वो मान लेता हूं मैं एल मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा? यहां से ए से बी की जो लेंथ है वो मान लेता हूं मैं एल। क्या समझ आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, आ जाएगा समझ में अगर समझने की कोशिश करोगे तो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो एंगल होता है यानी कि जो कोण होता है, ठीक है, कोण बराबर होता है वो होता है आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। आर्क यानी कि चाप बटे त्रिज्या होती है। क्या सभी बच्चों को याद है क्या? ठीक है। यहां पर एंगल बराबर जो होता है वो होता है आर्क अपॉन में रेडियस यानी कि चाप अपॉन में त्रिज्या होता है, ठीक है। चलो, तो यहां से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल कोण बराबर है कितना? तो आप कहेंगे कोण बराबर है एक्स रेडियन है, बराबर में आर्क, आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है? तो आप कहेंगे एल है, क्योंकि चाप की लंबाई यहां पर है कितनी? आप कहेंगे एल है। और यहां पर जो रेडियस है वो कितनी है? तो आप कहेंगे रेडियस हमने आर माना है। बताओ सही है क्या? ठीक है। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, एल इक्वल में क्या मैं एक्स रेडियन और मल्टीप्लाई में क्या आर लिख सकता हूं क्या? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ सभी बच्चे, ठीक है ना। यहां पर एंगल यानी कि कोण बराबर जो होता है वो आर्क अपॉन में रेडियस होता है यानी कि चाप अपॉन में त्रिज्या होता है, ठीक है। कोण हमें एक्स रेडियन दे रखा है, इक्वल में आर्क चाप की लेंथ मैंने एल माना है यहां पर ये रहा, और रेडियस मैंने आर माना है, ठीक है। इसको यहां से सोल्व किया, एल इक्वल में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स रेडियन इंटू आर। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं? ठीक है। एक तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये कह रहा है कि त्रिज्याखंड एओबी का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड एओबी का क्षेत्रफल। क्या सभी बच्चों को याद है क्या? क्या सभी जानते हैं क्या कि जो सेक्टर का एरिया होता है, सेक्टर का जो एरिया होता है, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। थीटा की वैल्यू कुछ भी जितने डिग्री का थीटा दे रखा है हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहां पर तो है नहीं। तो यहां पर है नहीं तो इसका रेडियन में क्या होता है? तो रेडियन में होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में 2 पाई रेडियन, यानी कि 360 डिग्री तो किस में होता है? थीटा में होता है, ठीक है। और यहां पर रेडियन में जो होता है वो होता है 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यहां पर 2 पाई रेडियन होता है, और थीटा की वैल्यू है कितने यहां पर? आप कहेंगे एक्स रेडियन है। कितने हैं बेटा? एक्स रेडियन है। चलो, तो यहां से इसको सोल्व करते हैं। यहां से देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? आप कहेंगे नहीं कट रहा है, ठीक है। यहां पर और कुछ नहीं कट रहा है, तो आपसे क्या पूछा गया? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और चाप ए बी के लंबाई के वर्ग के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये जो बराबर है आर स्क्वायर अपॉन में 2 रेडियन, ठीक है, इनटू एक्स रेडियन, इक्वल में ये जो है ये इसके स्क्वायर के बराबर में, तो स्क्वायर के बराबर में है तो ये हो जाएगा एक्स सी रेडियन, एक्स रेडियन का होल स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ओके। तो यहां से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये एक्स रेडियन है, यहां से ये एक एक्स रेडियन कट जाएगा। तो मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, यहां से x की वैल्यू जो आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या 1/2 रेडियन आएगी क्या? कितनी आ जाएगी? 1/2
रेडियन। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को, यानी कि सभी बच्चों को 101% समझ नहीं आया। समझ कहाँ से आएगा, पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। कल भी मैंने आपको अगर पता हो तो सिखाया था, ठीक है ना, वो अर्थ वाला। ठीक है, जो पृथ्वी है वो अपने अर्थ अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उसमें भी मैंने, यानी कि टाइप वाइज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन इजी आएंगे, संख्या बढ़ जाएगी। क्वेश्चन थोड़े मुश्किल आएंगे, संख्या घट जाएगी। यहां पर ध्यान रखना, नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज है, नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज है वो कितने हैं बेटा? जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो है 2400। कितने हैं? 2400 है। ठीक है, कितने हैं? 2400 है। चलिए अब इसको तो सोल्व करके बता दो। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑफिसेज इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी इज बिटवीन 350 एंड 650। उस कंपनी के कार्यालयों की संख्या क्या है जिसमें 350 से 650 के बीच कर्मचारी है। ठीक है, तो यहां से आपको ए का भी निकालना पड़ेगा, यहां से बी का भी निकालना पड़ेगा, सी डी कितने कंपनियां हैं और ई कंपनी तक आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सोल्व करो, आंसर दो। देखो ए कंपनी का अगर आप लोग निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? आप कहेंगे 2400, यानी कि 2400 है। मल्टीप्लाई में यहां पर ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए का जो एंगल है वो कितना है? 126 है। ठीक है, और डिवाइड किससे कर देंगे? ये 126 जो एंगल है, डिग्री एंगल है, ये कितने में से है? तो आप कहेंगे 360 में से। या तो यहां पर 90 डिग्री होता, या फिर 180 डिग्री होता, या फिर 360। लेकिन इसमें जो है ये कंप्लीट सर्किल है, इसका मतलब इसमें जो एंगल है वो कितना है? टोटल 360 डिग्री में से है। ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और इसको काट दो 12 से, तो 12 दूने 24, 12 तिये 36। ठीक है, इसको काट दो, 3 से कितनी बार कटेगा? 4, और ये 2 बार, तो 42 इंटू 20 कितना हो जाएगा? क्या 840 आएगा? ठीक है, ए का तो ये आ गया। बी का निकालते हैं, तो बी का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 2400 मल्टीप्लाई बी का जो एंगल है वो कितना है? 18 डिग्री है। और यहां से कितना? 360 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 दूनी 36, और ये 2 से ये कितनी बार कटेगा? तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, सी के लिए निकाल लेते हैं, तो सी का है 54, तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 54, और अपॉन में हो जाएगा 360। ठीक है, 0 से 0, और यहां से इसको काट दो 20 बार, 12 से ये 3 बार, और ये कितनी बार कटेगा? 18 बार, 18 × 54, तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, डी के लिए निकालते हैं, तो डी का एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2400 इंटू 90, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 360, तो ये कितनी बार कटेगा? 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 600। ठीक है, और ई के लिए टोटल है कितने? 2400 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है? 2400 है, और ई में जो एंगल है वो कितना है? 72 डिग्री है, अपॉन में 360। ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा? 72 से 5 बार, और 5 से ये कितनी बार कटेगा? 480। अब आपको ये देखना है, ठीक है, कि इसमें 350 और 600 के बीच में कितने कर्मचारी है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये तो है 840 ए में, तो क्या 350 और 650 के बीच में है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या 120 जो है वो क्या 350 और 650 के बीच में आता है? आप कहेंगे नहीं आता, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या सी में 360 है, वो क्या 350 और 650 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है, तो एक तो ये हो जाएगा। ये जो 600 है डी में, ठीक है, ये क्या 350 और 650 के बीच में आते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा।
और यहाँ पर ये जो 480 है ये क्या 350 और 650 के बीच में आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो टोटल जो कर्मचारी है वो कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, कितने कर्मचारी होंगे? 3 कर्मचारी होंगे जो 350 और 650 के बीच में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोटल जो कर्मचारी है वो तो आपको पता ही है 2400 है। ठीक है, चलो, इफ द प्रेजेंट percentage of male employees in office C is 20% and that of female employees in E is 40%. ठीक है, then what is the ratio of the number of female employees in C to that of female employees in E? आपको मैंने हमेशा सिखा रखा है जब कभी भी परसेंटेज में पूछे या फिर रेशियो में पूछे हम लोग रियल वैल्यू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर कैसे करेंगे देखिएगा। यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? 20% है, और तथा ए में महिला कर्मचारियों का जो प्रतिशत वो 40% है। तो सी में महिला कर्मचारी कितना है? ठीक है, सी में महिला कर्मचारियों की संख्या और ई में महिला कर्मचारियों, तो ई में तो महिला कर्मचारी ऑलरेडी 40% दिए गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है सी में महिला कर्मचारी, सी में हमें पुरुष कर्मचारी दे रखा है। तो सी में जो पुरुष कर्मचारी यदि 20% है तो मुझे एक बात बताओ, सी में जो महिला कर्मचारी होंगे वो क्या 80% होंगे क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर जो सी में है सी का और हमें चाहिए ई का रेशियो, है ना। ठीक है, तो सी का रेशियो कितना है? आप कहेंगे 80% हो जाएगा। ओके, और यहां पर जो एंगल है वो कितना है सी में? तो आप कहेंगे सी में जो एंगल है वो है 54 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो यहां पर ई की बात करते हैं। तो ई में महिला कर्मचारियों का कितना है? 40% है। ई में यहां पर जो एंगल है वो कितना है? आप कहेंगे 72 डिग्री है, अपॉन में 360 है। ठीक है, और कितने महिला कर्मचारी है? आप कहेंगे 40% है। चलो यहाँ पर 40 और परसेंटेज हटाएंगे 100। देखो रेशियो में है तो ये 100 से 100 काट दो, 360 से 360 काट दो। ठीक है, ये 40 से 80 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। ठीक है, और 2 से ये 72 है, ये कितनी बार कटेगा? 36 बार। और ये जो 54 है ये 18 से काट दो, 18 54 और 18 दूने 36। तो यहाँ से जो फाइनल रेशियो आया है वो आ गया है 3:2। क्या सभी बच्चों का जो आंसर है वो क्या 3:2 आया है क्या? ठीक है, ध्यान रखना कभी भी अगर आपसे परसेंटेज पूछे या फिर रेशियो में पूछे हम लोग रियल वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी आसान अच्छा है। इफ 40% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑफिस ए आर शिफ्टेड इक्वली टू ऑफिस बी एंड ई, then what is the difference between the number of employees in B and that in C? एक कार्यालय ए के कर्मचारियों की संख्या के 40% को कार्यालय बी और ई में बराबर की संख्या में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर होगा ये आपसे पूछा गया। देखिएगा यहां पर एक कार्यालय ए के कर्मचारियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? आप कहेंगे 2400 है। कितना है बेटा? 2400 है। ठीक है, 2400 का पहले तो ई का निकालो 40%, तो 2400 का ए का, ए में कितना एंगल है? आप कहेंगे 126/100, सॉरी 360, और इसका आपको कितना चाहिए? इसका चाहिए आपको 40%। ठीक है, चलो यहां से 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी। ठीक है, और यहां से 12 से काट दो 2 बार, 12 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो ये कितनी बार? 42 बार। 42 दूनी कितना हो जाएगा? 42 दूनी 84, और 84 इंटू 4 जब आप लोग करोगे
तो 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33, 336 आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये जो ए के कर्मचारियों की संख्या आई है इसको बी और ई में बराबर बांटना है। तो इसमें बी को भी बांटना है और ई को भी बांटना है और बराबर बांटना है 336 को। चलिए, तो 336 में जब आप लोग 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 168 और ये भी कितना आ जाएगा 168। 168 तो इसमें से बी को दे दिए हैं और 168 ही किसको दे दिए, ई को दे दिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कार्यालय बी और ई में बराबर संख्या में, ठीक है, तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बी को निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये तो ए का हो गया। बी में कितना है, तो बी में जो कर्मचारियों की संख्या है वो कितनी है, तो बी में टोटल जो कर्मचारी है यानी कि 2400 है और 2400 का बी का जो एंगल है वो कितना 18 डिग्री है अपॉन में 360, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 यानी कि 20 और 20 से ये कितने बार कटेगा, ये आ जाएगा 120। तो 120 तो ये था ही बी के पास, ठीक है, बी का ओरिजिनल तो ये है और बी को इस ए ने और दे दिया 168, तो ये 168 और दे दिया। तो अब कितने हो गए हैं, तो 100 और 100 यानी कि 288 हो गए हैं, ठीक है। कितने हो गए, 288 किसके पास हो गए हैं बेटा, ये हो गए हैं बी के पास। चलिए सी का भी निकाल लेते हैं क्योंकि बी और सी का ही तो डिफरेंस पूछा है इसमें, ठीक है ना। ये ई तो है आपको कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, ठीक है, कि आप ई का भी निकालें, लेकिन ई की हमें कोई जरूरत है नहीं, तो हमें जिसकी जरूरत होगी वो ही हम लोग निकालेंगे। तो यहां पर 2400 मल्टीप्लाई, यहां पर सी के लिए निकालना है तो एंगल कितना है 54 है अपॉन में 360 है, ठीक है। तो यहां से इसको काट देंगे, 18 ते 54, ठीक है, और 18 दूना 36 और ये कितनी बार कटेगा 120 बार 2 से, तो 12 ते कितने होंगे 360। अब देखो यहाँ पर बी और सी का डिफरेंस पूछा है, तो बी और सी का यहाँ पर डिफरेंस 360 में से जब आप लोग 288 को माइनस करोगे, ठीक है, तो 60 तो ये हो गए और 12 ये हो गए। 60 और 12 क्या 72 ही आया है क्या आपका ऑप्शन, कितना आया आपका ऑप्शन 72, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर बिटवीन द ऑफिस बी एंड सी एंड द ऑफिस डी एंड ई, ठीक है। कार्यालय बी व सी तथा कार्यालय डी व ई के मध्य त्रिज्य खंड के क्षेत्रफलों का अनुपात। इसमें तो कुछ ही नहीं करना आपको, बी और सी को ऐड करना है, तो 18 और 54 डिग्री ये कितना हो जाएगा, यहां पर बी प्लस सी और यहां पर क्या चाहिए डी और ई चाहिए, डी प्लस के ई, ठीक है। तो बी का कितना है 18 डिग्री, सी का कितना 54 डिग्री और यहां पर डी का कितना है 90 डिग्री और प्लस के ई का है वो 72 डिग्री है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को रेशियो ही तो पूछा है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 54 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 और 72 ये हो जाएगा 162, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कट जाएगा, देखो कैसे, अगर चाहो तो आप लोग 360 लगा सकते हो, नहीं जब आपको पता है कि रेशियो में है तो ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। और इसको काट दो 18 से ये 4 बार और 18 से कितनी बार 9 बार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4:9। क्या सभी बच्चों का आंसर 4:9 आया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आ गया है ये आ गया है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखो जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। और यहां से कभी अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप क्या कर देंगे, स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस में किसका भाग देंगे, टाइम का, और अगर आपको टाइम चाहिए कभी तो आप क्या कर देंगे, डिस्टेंस में भाग जो देंगे वो दे देंगे स्पीड का, ठीक है। और यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है रिलेटिव स्पीड
एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। और यहाँ पर यदि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक इधर और एक इधर से इधर आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम लोग इसको ऐड कर देंगे। इतनी मैं बात आपको डेली सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। समझो, ए बॉय प्लांट्स ए बॉम्ब एट ए प्लेस एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। एक बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर पर सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। किस स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। आफ्टर 56 सेकंड द बॉम्ब वाज ब्लास्ट। 56 सेकंड के बाद जो है वो बम फट गया, ठीक है। इन हाउ मच टाइम द साउंड ऑफ ब्लास्ट विल बी लिसन्ड बाय द बॉय इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 450 मीटर पर सेकेंड। ज्ञात करो कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर जो ध्वनि की चाल है वो है 450 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। देखिएगा, आपको यहां पर टाइम पूछा गया। क्या पूछा गया बेटा? टाइम यहां पर आपको पूछा गया। टाइम के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डिस्टेंस चाहिए और हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। टाइम अगर हमें पूछा गया है, ये कह रहा है कितने समय बाद, ठीक है, इसका मतलब हमें टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो टाइम बराबर होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ऐसे समझो इसको, ठीक है। जो स्पीड है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है, ओके। और ये कितने टाइम बाद सुनाई दिया गया? 56 सेकेंड। तो मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, यहां पर ये जो लड़का है ये 30 मीटर पर सेकेंड की ओर से भाग रहा था, ठीक है। 56 सेकेंड तक भागा, तो 56 सेकेंड तक भागा तो हम लोगों को जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड है और जो डिस्टेंस है वो जो टाइम है वो कितना है? 56 सेकेंड है। बताओ सही है क्या? तो ये तो आ गई है हमारे पास, डिस्टेंस आ गई है। ये तो हमारे पास क्या आ गई है? डिस्टेंस आ गई है। और यहां पर जो रिलेटिव स्पीड है, यहां पर देखो डिस्टेंस तो हमारे पास कितनी आ गई है? 30 इंटू 56। चाहो तो इसको सोल्व कर लो, लेकिन मुझे पता है कि ये आगे जाके कटने वाला है, ठीक है, तो इसको हम लोग अभी सोल्व नहीं करेंगे। तो डिस्टेंस तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। और यहां पर जो स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड, वो कितनी हो जाएगी? अब स्पीड है वो साउंड की चाल है 450 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो लड़के की जो स्पीड है वो है यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड प्लस या माइनस? आप कहेंगे माइनस। तो 450 में से जब आप लोग 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 420 मीटर पर सेकेंड। बताओ सही है क्या? और यहां पर हो जाएगा मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये रिलेटिव स्पीड है। आपको टाइम चाहिए तो टाइम के लिए बस इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 30 इंटू 56 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। बताओ सही है क्या? यहां पर 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 3 से कितनी बार कटेगा? ये 14 टाइम्स। और 14 से ये कितने टाइम्स कटेगा? 14 चौके 56। तो यहां पर जो बम फटने की जो आवाज उसको सुनाई देगी वो देगी 4 सेकंड बाद। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा यहां पर बी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, देखो आप लोग आंसर किया करो। जब तक आप लोग आंसर नहीं करेंगे तब तक आपका मैथ्स का है वो इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है ना। जी सेंट्रोइड ऑफ गिवन ट्रायंगल एबीसी, जी एन आपको 4 सेंटीमीटर, जी एम 3 सेंटीमीटर, बी जी ए 90 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ जी सी। ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मीडियन होती है, जो माध्यिका होती है, ठीक है, वो 2:1 में साइड्स को डिवाइड करती है, ठीक है। जो माध्यिका होती है वो 2/1 में साइड को डिवाइड करती है। कैसे? समझो ऐसे, यहां पर ये एक ट्रायंगल है,
ठीक है, और इसका नाम दिया गया है ए, ये दे रखा है बी, और ये दे रखा है बेटा सी। ठीक है, यहां पर एक मीडियन है, माध्य का है। ठीक है, और यहां से एक मीडियन है, मीडियन जो है वो मिड पॉइंट पे जाकर मिलती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। मीडियन है यानी कि जो माध्य का है वो मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। ठीक है ना, ये यहां पर एम, और यहां पर ये ए बी, यहां पर ये एन है। ठीक है, और यहां से ये आपको ऐसे दे रखा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये जी है, ओके, और ये आपको यहां पर 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये जो साइड की लेंथ है ये आपको 3 दे रखा है, और ये जो साइड की लेंथ है ये आपको 4 दे रखा है। ठीक है, अब सभी बच्चे ध्यान से समझना, ये जो मीडियन है इसका जो रेशियो होता है वो होता है 2/1 होता है, यानी कि ये रेशियो 2 होता है ए से जी तक, और जी से एम तक होता है वो होता है 1 होता है। तो अगर 1 की रेशियो, एक की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 6 हो जाएगी। एक की वैल्यू यदि 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 6 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी यही है कि ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, एक की वैल्यू यदि 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 8 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 3 है, मीडियन है, वो 2:1 में डिवाइड करती है, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो है ऊपर 2 होगा, नीचे 1 होगा। ठीक है, यानी कि साइड के पास वाली जो साइड है, साइड के पास वाला जो रेशियो है वो हमेशा 2 रहेगा। इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो साइड के पास वाले जो रेशियो है वो हमेशा 2 रहेगा, और यहाँ पर ये 1 रहेगा। यहाँ पर साइड के पास वाला रेशियो है ये 2 रहेगा। ठीक है, तो यदि एक की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पर भी 2:1 में डिवाइड करेगा, तो यदि एक की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब सभी एक बात बताओ मेरे को, ये 6 है, ये 8 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो 6, 8 और क्या 10 की ट्रिपलेट होती है, क्या याद है क्या आपको? तो ये जो लेंथ आएगी बी से ए तक, ये कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे बी से ए तक जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 10 आ जाएगी। बताओ सही है क्या, 10 सेंटीमीटर आ गई है। कौन सी लेंथ, ए से बी तक। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल में होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं एक मीडियन डालता हूं। ठीक है, यहां से मैं एक मीडियन डालता हूं। ठीक है, और ये सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया जी से सी की लंबाई पूछा गया, जी से सी की लंबाई पूछा गया। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, अगर ये 10 है, ठीक है, तो ये क्या 5 होगा क्या, क्योंकि जो मीडियन है वो मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। और अगर ये 5 है और आपको पता है मीडियन 2:1 में डिवाइड करती है रेशियो में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जो साइड होती है उसके पास में रेशियो की साइड है वो बड़ी होती है, यानी कि ये जो सी है, यहाँ पर ए है तो ए के पास में 2 आएगा, यहाँ पर बी है तो बी के पास में जो रेशियो आएगा वो 2 आएगा, यहाँ पर सी है तो सी के पास भी रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे जीसी की ही लंबाई पूछी गई है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10। देखो समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर समझ पाएंगे तो इसको आप लोग 10 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे, लेकिन समझने में आपको पहले टाइम लगेगा। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये आपका है हाइट, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपको कल भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन, आज भी करवा रहा हूं और कल भी करवाऊंगा। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको कल भी ये कंसेप्ट सिखाया था, आज भी सिखा देता हूं। ठीक है, मैं तो आपको डेली समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप लोग समझ पाएंगे तो।
कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर रहा, बस क्लास देख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर ये एंगल है, ये 30 डिग्री मान लो, इसको है तो 45 डिग्री मान सकते हैं, और इसको आप लोग 60 डिग्री मान सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। ओके, अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल, आप कहेंगे 60 डिग्री। ओके, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है ना, और यहाँ पर ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बताओ सही है क्या? ठीक है, अब 30 डिग्री के पास वाली जो साइड होती है वो हमेशा √3 होती है, इसको आप लोग ध्यान रखना। अगर बड़ा बनाना है तो √3 से मल्टीप्लाई, और अगर छोटा बनाना है तो √3 से हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा √3, यहाँ पर 60 डिग्री के पास वाली जो साइड होती है वो 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर 45 है, यानी कि ये 1 तो ये हो जाता है √2। ठीक है, और ये 60 है, 60 डिग्री के पास वाली साइड बताओ छोटी या बड़ी, आप कहेंगे छोटी। 30 डिग्री के पास वाली साइड आप कहेंगे √3, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 1। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। जो हाइपोटेनस होता है, जो कर्ण होता है, वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। कैसे? देखो, जो हाइपोटेनस होता है यानी कि ये 2, ये 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। ठीक है, अगर ये 2 है, ये 1 है तो ये 2, अगर ये 2 है तो ये हो जाएगा 4, ये अगर 5 है तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, चलो अब आपको दिया गया है 2 pillars A and B of the same height are on opposite sides of a road which is 40 मीटर wide। दो समान ऊंचाई के खंबे A और B एक 40 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। The angles of elevation of the tops of the pillars A and B are 30 डिग्री and 45 डिग्री respectively। सड़क के किसी बिंदु से उसके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और कितने हैं, 45 डिग्री है। ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए। एक खंबे से उस बिंदु की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। दो समान ऊंचाई के खंबे ए और बी, ठीक है, एक चौड़ी सड़क है, मान लीजिएगा ये एक चौड़ी सड़क है। ठीक है बेटा, ये एक क्या है, चौड़ी सड़क है, और इसके दोनों ओर समान ऊंचाई पर 2 पिलर खड़े हैं। ये मैंने 2 पिलर खड़े कर दिए। ठीक है, एक जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री, और एक जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है यहां पर 45 डिग्री। चलिए मैं इसको 30 डिग्री मान लेता हूं। ओके, और ये वाला एंगल है, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 45 डिग्री हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा गया एक खंबे से, यानी कि ये ए और इसको आप लोग मान लो बी। ठीक है, इसको मैंने ए माना और इसको मैंने माना बी। ठीक है, यहां से हमें ये वाली साइड चाहिए, ये यहां से लेके और यहां तक चाहिए, तो इसके लिए हम इसको x मान लेते हैं। यदि इसको मैं x मानता हूं, ठीक है, ये तो 90 डिग्री है, ये यहां पर यदि ये तो 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी या बड़ी, आप कहेंगे छोटी। अगर छोटी बनाने हैं तो किससे डिवाइड कर देंगे, आप कहेंगे x√3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो ये जो लेंथ है ए से बी तक, ये आपको 40 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब सभी बच्चे एक बात बताओ, यदि ये यहां से और यहां तक की लेंथ x है, तो ये वाली जो लेंथ होगी यानी कि ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 40 माइनस के x होगी। 40 माइनस x क्यों होगी, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है ए से बी तक,
ये टोटल लेंथ है वो है 40 है। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये मैंने x माना है, जो पूछा गया है हम लोग उसको x मान लेते हैं। आप चाहते तो इधर भी x मान लेते, लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता, तो इसकी वजह से हमने इसी को ही 40 माइनस के x मान लिया। ठीक है, ये 45 है तो आप सभी लोग जानते हैं ये भी 45 होगा, और अगर ये 45 साइड है तो ये भी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये जो हाइट है ये भी हो जाएगी 40 माइनस के x हो जाएगी। क्या सही है क्या? ठीक है, अब सभी बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो इन दोनों की जो ये लेंथ है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, यानी कि जो खंभों की जो लेंथ है वो क्या बराबर है क्या? आप कहेंगे बराबर है। तो अगर बराबर है तो क्या इनकी जो लेंथ है वो भी क्या बराबर होनी चाहिए क्या? इनकी जो हाइट है वो भी बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं क्या कि x√3 इक्वल में क्या लिख सकता हूं, 40 माइनस के x लिख सकता हूं। बताओ सही है क्या? ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, x अपॉन में √3, और ये माइनस का x इधर आके प्लस का हो जाएगा, और इक्वल में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, इसको √3 से एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो √3 तो आएगा ही आएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा यहाँ पर √3 प्लस के 1, और यहाँ पर बचेगा x, इक्वल में कितना है बेटा, 40 है। बताओ ये समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या कि 40 √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 40 √3, और अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 प्लस के 1 हो जाएगा। यहां पर ऐसा कुछ ऑप्शन है, आप कहेंगे नहीं है, तो इसे हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर √3 प्लस 1 है, ठीक है, तो हमें जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा माइनस में। कैसे? अगर ये √3 प्लस 1 है तो ऊपर और नीचे जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे √3 माइनस के 1 से। यहां भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस के 1 से। अब आप देखेंगे ये तो a प्लस बी, ये a माइनस बी, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर जो है वो बचेगा 40 √3 अपॉन में कितना बचेगा नीचे, 2, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना है, √3 माइनस के 1 है। ये 2 से ये कितनी बार कटेगा, 20 टाइम्स, तो यहाँ पर है 20 √3, और मल्टीप्लाई में √3 माइनस 1 है, तो इसको 20, ठीक है, और √3 मिलकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस के √3, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। देखो जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करोगे ना कंप्लीट, ठीक है, आपको खुद को मजा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप भी इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप लोग आंसर भी नहीं कर रहे, आप लोग बस क्लास देखे जा रहे हैं, कई बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये सभी कंसेप्ट है, और इसकी जो विद सॉल्यूशन पीडीएफ है वो तो आपको पता ही है, क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट n इज द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स which when divided by 4, 6, 10 and 15 leaves the remainder 2 in each case, find the sum of digits in n। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, ठीक है, जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेषफल आता है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में 2 शेषफल आता है, तो आपसे पूछा गया n में अंकों का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। सोल्व कीजिएगा। देखो आप सभी को पता है, यहां पर है 4, 6, 10,
और कितना है बेटा 15 है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है 4, 6, 10 और 15 है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि इसमें कुछ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है क्या। इसका मतलब क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ 3 और 9 में ही हम लोग यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कहीं 3 मिल रहा है क्या। आप कहेंगे बिल्कुल मिल रहा है। ये है 3 इंटू 2 और ये है 5 इंटू 3, ठीक है। और 3 और 5 का जो कंसेप्ट होता है, 3 और 9 का जो कंसेप्ट होता है, उसमें अंकों का अंक है, उसमें हमें 3 से डिवाइड होना ही चाहिए, 9 से डिवाइड होना ही चाहिए, मतलब अंकों का योग होना चाहिए। तो सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करना है तो अंकों का योग 3 तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। यदि 3 तो होगा और 2 शेषफल और बचेगा, तो यहाँ पर जो n के अंकों का योग है वो क्या 5 होगा क्या? कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। पवन ने आंसर किया है, लेकिन पवन ने आंसर रॉन्ग किया है, ठीक है बेटा। यहां पर 3 और 9 में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। तो 3 तो होगा ही होगा, यानी कि अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड करना है तो 3 तो होगा ही होगा। उसके साथ ये बोल रहा है रिमाइंडर है वो 2 होना चाहिए, तो टोटल जो अंकों का योग है वो होना चाहिए 5, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये जो है 6 अंकों की संख्या, कल भी मैंने आपको बेसिक समझाया था, आज भी समझाऊंगा और कल भी समझाऊंगा, ठीक है। चलो, तो 6 अंकों की संख्या है, तो आप क्या कर दोगे, 1 लिख के 5 0 लगा दोगे, ठीक है। ये हो गए 3 और ये हो गए 3 और 3 6, ठीक है। यहाँ पर 4, 6, 10 और 15, इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4, 6, 10 और 15, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। कितना आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। बताओ सही है क्या? एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 6, 10 और 15, इसमें 60 में 4 का भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी और 15 का भी। बताओ सही है क्या? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग दे दो। कितने का भाग दोगे? 60 का। जब आप 60 का भाग दोगे तो देखो 6 एकम 6, ठीक है। यहां पर बचे कितने हैं, तो आप कहेंगे 40। ये डबल जीरो हो गया, ठीक है। कितना हो गया है? डबल जीरो हो गया। बताओ सही है क्या? ठीक है। कितना हो गया? 400 हो गया। अब वापस इसमें 6 का भाग दो, तो आप कहेंगे 6 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर फिर से 4 हो गए, ठीक है। वापस से 0 उतार लेंगे हम लोग, फिर से यहाँ पर 6 बार 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 10 में से 6 जाएगा 4 और ये 0 और ये 0 और हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पर 6, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 360। वापस कितना? 4 और यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 4 है और 0 है। अब सभी बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो रिमाइंडर बचा है ये बचा है 40 बचा है, ठीक है। ये जो 40 बचा है, मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, यदि मैं इसमें 20 और ऐड कर देता हूं, कितना ऐड कर रहा हूं बेटा? 20 यदि और ऐड कर देता हूं तो क्या 60 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा? अगर मैं इसमें 20 और ऐड कर देता हूं 40 में, क्योंकि 40 मेरे पास क्या आया? रिमाइंडर आया, ठीक है। और अगर 40 में मैं 20 और ऐड कर देता हूं तो मेरे पास ये कंप्लीट 60 आ जाएगा और 60 में पूरा भाग चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या कि यहाँ पर ये जो संख्या है 6 अंकों की, 1 2 3, और इसमें यदि मैं 20 ऐड कर देता हूं तो ये जो संख्या है ये कितने हो जाएगी? यानी कि ये जो संख्या है इसमें कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है किससे? 4 से भी, 6 से भी, 10 से भी और 15 से भी। बताओ सही है क्या? ठीक है।
और इसमें आपको ये कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में 2 और शेषफल बच रहे हैं, 2 और शेषफल बच रहे हैं। इसका मतलब हमें इसमें क्या 2 और ऐड करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो यहां पर ये 20 है, 2 रिमाइंडर चाहिए, तो अब संख्या कितनी हो गई? 22। तो इनके डिजिट अंकों का योग पूछा है, तो 2 और 2 4 और 1 5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेंसुरेशन का है। ठीक है, हीरोज के फॉर्मूले से व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर। आप सभी लोग जानते होंगे हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस के सी। जब आप लोग 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एस की वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 9 10 और 11, 9 प्लस 10 प्लस के 11 और अपॉन में कितने से डिवाइड? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 9 11 और 9 20 और 10 30, 30 बटे 2 यानी कि 15। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 15 आ गई। चलिए 15 आ गई है। एस की वैल्यू कितनी है? 15 है। मल्टीप्लाई 15 में से जब आप लोग एस की वैल्यू कितनी है? 15 है और ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 9 है। तो 15 में से 9 जाएगा तो आप कहेंगे 6। यहाँ पर 15 में से बी की वैल्यू क्या है? 10 है, तो 15 में से 10 जाएगा तो आप कहेंगे 5। और यहाँ पर एस माइनस सी, एस की वैल्यू कितनी है? 15 है और सी की वैल्यू कितनी है? 11 है। तो यहाँ पर 15 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 4 बचेगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? इसको ब्रेक कर लो। तो यहां पर ब्रेक कैसे कर सकते हैं देखिएगा। इसको 15 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 3। 6 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 3 इंटू 2। और ये कितना हो जाएगा? 5 और इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो। तो यहां पर आप देखेंगे ये 5 और ये 5, ठीक है। यहां पर 3 और 3, तो 3 बाहर आ जाएगा। यहां पर ये रूट में 4 है, तो 4 किसका रूट होता? आप कहेंगे 2 का, तो यहां पर 2 हो जाएगा। यहां पर कुछ बचा है क्या अंदर? बिल्कुल बचा है, तो 2 बचा है, तो 2 को आप लोग क्या लिख देंगे? √2। तो ये 5 से 15 2 30, क्या 30√2 आया है क्या सभी का आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा आपके पास में सी। कितना हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, समझो, अच्छे से सोल्व करो। देखो क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस एंड इन्वेस्टेड 2000 आफ्टर 3 months B invested 4000 in the business and C invested 10,000 only for 2 months. If the profit after 1 year is 5600, then find out their individual profit. A ने एक व्यापार 2000 रुपये लगाकर आरंभ किया, ठीक है। 3 महीने बाद बी ने भी उस व्यापार में 4000 रुपये लगाए और सी ने 10,000 रुपये लगाए केवल 2 महीने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कितने महीने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ हो तो सभी का अलग अलग आपको लाभ बताना है। देखिएगा, एक है यहाँ पर ए, एक है बेटा बी और एक कौन है यहाँ पर? सी है। ठीक है, ए ने कितने लगाए हैं? ए ने 2000 रुपये लगाए हैं। बी ने जो लगाए हैं वो 4000 रुपये लगाए हैं और जो सी ने लगाए हैं वो लगाए हैं 10,000 रुपये लगाए।
ठीक है, अब सभी लोगों को पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ओके, चलो, तो यहां पर 3 महीने बाद बी ने भी उस व्यापार में पैसे लगाए। अगर 3 महीने बाद आ रहा है, इसका मतलब 3 महीने, तो 3 महीने बाद आ रहा है, इसका मतलब टोटल 12 महीने का व्यवसाय था, 3 महीने बाद आ रहा है, तो जो व्यवसाय में रहा होगा वो क्या 9 महीने तक ही रहा होगा क्या? ठीक है, और इसने सी के लिए साफ कर रखा है कि सी 10,000 रुपए केवल सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए। ठीक है, कितने महीने के लिए बेटा? 2 महीने के लिए। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर ए के लिए कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो कितना आ जाएगा 24,000, ये कितना आ जाएगा 36,000, और ये कितना आ जाएगा बेटा 20,000। ठीक है, यहां पर अब ये प्रॉफिट का रेशियो हम लोग बना लेते हैं। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, इसको 4 से काट देते हैं, सॉरी 6 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 6 बार, 4 से काटेंगे तो ये 9 टाइम्स, और 4 से जब हम काटेंगे तो आएगा 5 टाइम्स। तो 6, 9 और 5, ये क्या आ गया है, इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। क्या आ गया है? प्रॉफिट का ये रेशियो आ गया है। बताओ सही है क्या? ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ हो तो सभी का अलग अलग। मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, ये जो 5,600 है, इसको क्या आप लोग 6, 9 और 5 के अनुपात में नहीं डिवाइड कर सकते क्या? ठीक है, चले कर लेते हैं फिर। यहां पर यदि ए के लिए पूछे तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 5,600 है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 6, 9, 15 और 5, 20, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6 से। ठीक है, 0 से 0, और ये 2 से कितनी बार कटेगा, 280, और यहां पर हो जाएगा 0, 8 छके 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 1680। ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें नन ऑफ दीज भी है ना, तो पूरा ही हमें सोल्व करना पड़ेगा। यहां पर बी के लिए 5,600, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 6, 9, 15 और 5, 20, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 9 से। तो ये कितनी बार कटेगा, 280। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0, 8 नाम कितने होंगे 72, कैरी 7, और 9 दूनी 18 और 7 25। ठीक है, और यहाँ से सी के लिए टोटल है कितना प्रॉफिट, आप कहेंगे 5,600, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 6, 9, 15 और 5, 20। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सी के लिए 5 से। तो यहाँ से 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा, ये 14 चौके 56। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1680, 2520 और 1400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको कल या परसों समझाया था, वापस समझा रहा हूं। 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 आएगा? यूनिट डिजिट की बात की जा रही है यहाँ पर, ध्यान रखना। किसकी बात की जा रही है, यूनिट डिजिट की। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 101 टू 1000 हैव 9 इन द यूनिट डिजिट्स? देखिएगा, आपको क्या करना है, एक बार 101 से लेकर 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और 120। ठीक है, अब ये नंबर मैंने क्यों लिखे हैं उस बात को आप लोग समझिएगा।
ये कह रहा है कि 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 9 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को आप लोग समझिएगा। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे ये 1 से लेकर 10 तक संख्याएं। कितनी संख्याएं? ये 10 संख्याएं। 10 संख्याओं में जो 9 अंक आ रहा है, यानी कि 9 नंबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? आप कहेंगे 1 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है बेटा? 1 बार आ रहा है। और यहाँ पर प्रतिशत में पूछा है, तो हम कह सकते हैं क्या कि टोटल 10 संख्याएं हैं, 10 में से 1 बार 9 अंक आ रहा है, तो 100 में कितने प्रतिशत के लिए आएगा? 100 में कितना आ जाएगा? 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स इज। एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? ये आपसे पूछा गया। एक सिक्का है, उसको 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, 2 बार जो उछाला जाता है, इसका मतलब 2 की पावर n, और कितनी बार उछाला जाता है? यानी कि 2 की पावर 2, तो कितने आउटकम आएंगे? आप कहेंगे 4 आउटकम आएंगे। कितने आउटकम आएंगे बेटा? 4 आउटकम आएंगे। ठीक है, 4 आउटकम कैसे? यहां पर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो यानी कि टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। आपसे क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया हेड आए, तो दोनों बार ही यदि हेड आए, तो मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, दोनों में अगर हेड आए, ठीक है, तो दोनों बार ही अगर हेड आए तो कितना आना चाहिए? 1 ही बार आएगा। कितने में से आएगा? आप कहेंगे 4 में से आएगा। तो 4 में से, और हेड ही हेड आना है, तो यहां पर आ जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाता हूं और उसके साथ अच्छे से क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, और मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन करवाया था, आज भी करवा रहा हूं। देखो, बाय सेलिंग 32 ऑरेंज फॉर ए मैन लॉस 40%। ठीक है, हाउ मेनी फॉर रुपीज डिड ही सेल टू अर्न 20%। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? ध्यान रखना, हमें ऐसे क्वेश्चंस में आपको या तो एसपी देगा या फिर सीपी देगा। हमें एक आर्टिकल की वैल्यू चाहिए होगी। किसकी वैल्यू? एक आर्टिकल की। एक वस्तु की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलो कैसे समझिएगा। यहां पर ये दे रखा है कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, यहां पर एसपी होगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है? आप कहेंगे 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है। ये हो गया इसका एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। बताओ सही है क्या? ठीक है, यहां पर सेलिंग प्राइस है, यानी कि 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है? 32 संतरे बेच रहा है। ठीक है, एक आदमी को 40% की हानि होती है। अब मान लीजिएगा कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आप लोग 100 मान लो। कितना मान लो? 100 मान लो। कितना मान लेंगे बेटा? 100 मान लेंगे। ठीक है, उसमें से अगर जो एक आदमी को 40% की हानि हो रही है, अगर 40% की हानि हो रही है तो उसको बेचेगा कितने में? आप कहेंगे 60% में। अगर 40% की हानि हो रही है तो उसको आर्टिकल को बेचेगा कितने में? आप कहेंगे 60 में। और यदि उसे 20% लाभ कमाना है, यदि 20% लाभ कमाना है तो उस आर्टिकल को कितने में बेचेगा? आप कहेंगे 120 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? यदि हानि हो रही है तो हम 100 में से माइनस कर देते हैं, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग
100 में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये जो 60 वैल्यू है, ये क्या 60 वैल्यू इसकी है क्या, और आपको प्रॉफिट कमाना है, तो 120 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये क्वेश्चन इतना ही सोल्व करना था, इतना ही करना है बस एग्जाम में। ठीक है, तो ये यहाँ से कितने बार कटेगा, तो आप कहेंगे 60 है, ये 120 से 2 बार कट जाएगा, और ये 2 से 32 कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। आपसे क्या पूछा गया है, 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, तो 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 16। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 16 संतरे उसको बेचने पड़ेंगे। और वो खरीद कितना रहा था, 32 संतरे ये भी बेच रहा था। अब जो है अगर वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसे 1 रुपए में 16 संतरे बेचने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बस क्वेश्चन को इतना ही हमें सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25:4। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से जो अनुपात है वो कितना है, 25:4 है। ठीक है, इफ 5 मोर हेड अपीयर्ड एंड द नंबर्स ऑफ फेलियर्स वर 2 लेस देन अर्लियर, the ratio of students who passed to the number of students who failed would have been 22:3। यदि 5 और अधिक, ध्यान रखना इसमें जो लैंग्वेज है वो चेंज है, 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, 2 कम होती। इसका मतलब ये है कि जो यहां पर 5 अधिक और 2 कम, तो यानी कि अगर 7 ने और परीक्षा दी होती तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 2 कम होती। तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 22:3 हो जाता है। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या आपसे पूछा गया। इसको मैं आपको 2 मेथड से समझाऊंगा। ठीक है, एक तो होगा बेसिक वाला और एक जो होने वाला है वो होने वाला है डबल क्रॉस मेथड। देखिएगा, यहां पर आपसे पूछा गया परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, तो परीक्षा में जो बैठने वालों की जो संख्या है वो टोटल स्टूडेंट आप लोग मान लो, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितना हो जाएगा, शुरुआत में रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे 25 ये है, 4 है, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। तो यानी कि 29x आप लोग मान सकते हो। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना मान लेंगे, 29x हम लोग मान लेंगे। ओके, अब देखो यहां पर एक तरीका तो ये है कि आप इसमें 29 का मल्टीपल ढूंढो और डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ो कि ये 29 का मल्टीपल है, हाँ है, ये आंसर हो सकता है। या 150 है 29 का मल्टीपल, नहीं है। 155 है 29 का मल्टीपल, नहीं है। कि ये 180 है, नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक है। आपको यहाँ पर 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 2 सेकंड तो खैर हो सकते हैं, 5 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन कंसेप्ट पूरा समझना भी जरूरी है। देखिएगा, यहां पर एक जो स्टूडेंट है वो पास वाले हैं और एक जो स्टूडेंट है वो फेल वाले हैं। ठीक है, इनका जो रेशियो है वो 25:4 है। 25 अनुपात कितना है बेटा, 4 है। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर 7 ने और परीक्षा दी होती तो 7 तो क्या है, पास वाले हैं, ठीक है, और फेल वाले कितने हैं, 2 है। तो रेशियो कितना हो जाता है बेटा, 22:3 हो जाता है, यानी कि 22 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलो अब आप क्या करोगे, यहां से इसको x मान लो 25x और इसको भी आप लोग x मान लो, तो ये हो जाएगा 25x, इसमें 7 ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, अपॉन में यहाँ कितना है 4x,
और इसमें कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है, इक्वल में जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 22/3 हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 को जब आप लोग 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75x प्लस के, यहाँ पर 7 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21, 4x को जब आप लोग 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 88x। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 2 से जब आप लोग 20 को मल्टीप्लाई करोगे 22 को तो ये आ जाएगा 44। ओके, चलो तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर 88x है और यहाँ पर 75x है। तो 88x में से जब आप लोग 75x माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 13x। कितना बचेगा बेटा, 13x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये माइनस का 44 है और ये कितना है, प्लस के 21, तो 44 और 21 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 65 हो जाएगा। तो अगर 13 की वैल्यू 65 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 5। यदि x की वैल्यू 5 आ गई है तो हमने टोटल स्टूडेंट कितना माना था, x ही माना था, तो 29 × 5 ये कितना हो जाएगा, क्या 145 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था कि मैं आपको दो मेथड समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक तो ये बेसिक तो सभी में लगेगा ही लगेगा, एक मैं समझाने वाला हूँ आपको डबल क्रॉस मेथड, देखिएगा कैसे। समझने की सभी बच्चे कोशिश करना। ठीक है, यहां पर है पास है और ये है फेल है। ठीक है, ये पास है, ये फेल है, ये कितना है 25 है और ये कितना है 4 है। यहाँ पर इसमें कितना ऐड किया जा रहा है 7 और इसमें माइनस के 2। ठीक है, और ये जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है 22 और 3 हो जाता है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, बस यही है, इसी का ही बेसिक है, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं वो का वही है। देखो कैसे, 25 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 75, और यहाँ पर 22 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 88। देखो 75 और 88 इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 88 माइनस 75, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। क्यों, क्योंकि 88 और 75 का जब आप लोग डिफरेंस लेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 7 × 21 और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये 7 × 21, ठीक है, 7 × 21 देखो ये रहा, और 22 दूनी 44, 44 ये रहा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 65, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए क्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Deepu earns an interest of 2880 on a certain sum when it is invested for 3 years, offering R% simple interest per annum. ठीक है, B earns an interest of 4000 on a certain sum when it is invested for 5 years, offering R% simple interest per annum. Sum invested by Deepu is what percent more than that invested by B? एकदम आसान क्वेश्चन है, समझो। दीपू एक निश्चित धनराशि पर 2880 रुपए का ब्याज अर्जित करता है। ठीक है, जब वह धनराशि R% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। सुशील एक निश्चित धनराशि पर 4000 रुपए का ब्याज प्राप्त करता है और जब वह धनराशि R प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। दीपू द्वारा निवेशित धनराशि सुशील द्वारा निवेशित धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं आपको क्या निकालना है। यहाँ पर जो है आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल जो होता है बेटा, ठीक है, मैं सभी समझा दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पर जो SI का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, ठीक है, वो होता है P × R × T/100। मैं डेली समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो 100 × SI हो जाएगा
और अपॉन में प्रिंसिपल चाहिए आपको, तो R इंटू टी से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और कभी अगर आपको R चाहिए यानी कि रेट चाहिए तो क्या कर दोगे, 100 इंटू SI, और अपॉन में अगर आपको रेट चाहिए तो P इंटू टी से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और कभी अगर आपको यहाँ से अगर टाइम निकालना हो तो टाइम के लिए 100 इंटू SI, ठीक है। अपॉन में टाइम के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, P इंटू R से। बताओ सभी बच्चे समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दीपू एक निश्चित धनराशि पर इतने रुपए का ब्याज अर्जित करता है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का रेशियो निकालना हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000 प्रिंसिपल किस किस का, एक दीपू है और एक कौन है, सुशील है। चलो ये दीपू हो गया और ये हो गया सुशील हो गया, ठीक है। यहाँ पर 100 इंटू SI कितना है, 2880, और अपॉन में रेट और टाइम कितना है, यहाँ पर टाइम है 3 ईयर, ठीक है। चलो यहाँ पर परसेंटेज हमसे पूछा जाता है तो हम लोग रेशियो बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है सुशील का, वो है 100 इंटू SI, SI है कितना यहाँ पर 4000, और अपॉन में रेट इंटू टाइम कितना है यहाँ पर, और इसका जो टाइम है वो है 5 ईयर यानी कि 5 साल, ठीक है। चलो यहां से हम क्या करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, R से R कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको 5 से काट दो तो 5 से कितनी बार कटेगा, 80 टाइम्स, और यहाँ पर 3 से काट दो तो 9 3 27 और 6 दूनी 36 18, ठीक है। तो 16 से काट दो इसको, 16 छक्के 96 और 16 पंजे 80। अब मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि दीपू द्वारा निवेशित धनराशि सुशील द्वारा निवेशित धनराशि से कितना अधिक है। तो दीपू का जो निवेश है वो कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 1 ज्यादा है, कितने पर, 5 पर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, क्या 20% आया है क्या किसी बच्चे का, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें कई बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो आपको दिया गया 7/5 डिवाइडेड 7 अपॉन में 10 ऑफ को हम लोग, ऑफ को और ब्रैकेट को हम लोग एक साथ सोल्व करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ऑफ को और ब्रैकेट को हम लोग एक साथ सोल्व करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 7 अपॉन में 5 दे रखी है, ठीक है। ये डिवाइडेशन का चिन्ह है तो इसको पलट देंगे हम लोग, और ये कितना हो जाएगा, अब देखो इसको तो 16 एक साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, और ये 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो 40 ऊपर आ जाएगा और 21 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। चलो यहाँ पर ये डिवाइडेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, और कितना है 4/9 है, कितना है बेटा 4/9 है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसके ब्रैकेट के साथ है तो आप इसका साइन चेंज करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9/4 भी आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है, माइनस के। अब ये अंदर जो ब्रैकेट में है ये कितना है 7/16 है, चलिए 7/16 है, ठीक है। 7/16 हो गया, डिवाइडेड हटा देंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो 10 दूनी 20 और ये कितना हो जाएगा 21/2 है, तो ये हो जाएगा 2/21 हो जाएगा, ओके। और मल्टीप्लीकेशन में ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 36/5 हो जाएगा,
ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में तो ये है ही इसके साथ में, तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5/12 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसको इतना ही सोल्व करना होता है। तो 12 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। ठीक है, 7 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 से कितनी बार कटेगा? ये 8 टाइम्स। तो यहाँ पर इस जो ब्रैकेट की वैल्यू आई है ये तो आ गई है 1/8 आई है बेटा। कितनी आ गई है? 1/8 आ गई है। ठीक है, ये तो 1/8 आ गई। यहाँ पर माइनस का साइन है, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको 4 से कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स, 10 टाइम्स। और ये 5 से कितनी बार कटेगा? 2 टाइम्स। यहाँ पर 7 से कितनी बार कटेगा? ये 3 टाइम्स। और ये 3 से 9 कितनी टाइम्स कटेगा? 3 टाइम्स। और 3 दूनी 6, तो 6 माइनस के 1/8, 6 माइनस के 1/8, तो 6 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा? 8 6 के 48, यानी कि 47/8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर ये जो आपको दी गई है ये रेंज दे रखी है। ठीक है, और रेंज का मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, क्या समझा रखा था? हमें कुछ नहीं करना होता है, बस हमें अपर टर्म और लोअर टर्म का हमें डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 10 और 20 के बीच में इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? यहाँ पर 15। ठीक है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और यहाँ पर 80 और 90 को ऐड करो तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 170 हो जाएगा। ठीक है, 170 का आधा कितना हो जाएगा? 85। तो आप क्या करोगे? 85 में से जब आप लोग 15 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 70। कितना आ जाएगा बेटा? 70। बस इसमें रेंज में इतना ही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यदि कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा यदि x है तो कोसेक थीटा प्लस के जो कोट थीटा होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 1/x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कोस थीटा अपॉन में जो साइन थीटा होता है वो होता है बेटा कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा को आप लोग कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये आपको दे रखा है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 दे रखी है। ठीक है, और जो सेकंड आपको दे रखा है वो दे रखा है x साइन थीटा, x साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 1 दे रखी है। और आपसे पूछा गया है 5x माइनस के 1 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। कुछ नहीं करना इसमें, आपको क्या करना है? सभी जगह साइन से डिवाइड कर देना है। यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड कर दो, यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड कर दो, यहाँ भी साइन थीटा से आप लोग डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड कर दो, यहाँ भी साइन थीटा से डिवाइड कर दो, और यहाँ भी किससे डिवाइड कर दोगे? साइन थीटा से। जब आप लोग साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 5 माइनस के साइन थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अभी समझा के आया हूँ क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है बेटा? कोट थीटा। ठीक है, और इक्वल में 1 जो साइन थीटा होता है 1 साइन थीटा, इसको आप लोग लिख सकते हो कोसेक थीटा। क्या लिख सकते हो? कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा।
ओके, कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि 5 बराबर कोसेक थीटा और माइनस के कोट थीटा। यहां पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 आ गई है। कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई है। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व करते हैं। यहां पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस के साइन थीटा 1 हो जाएगा, प्लस के कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और इक्वल में 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहां से x बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे x बराबर आप लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा और माइनस के कोट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा क्या लिख सकता हूं, बताओ। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, क्या बात बताएंगे, यदि यहां पर x की वैल्यू यहां पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल में 5 है, तो x की वैल्यू आएगी वो क्या, कितनी आ जाएगी, क्या 1/5 आ जाएगी क्या? क्यों, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। क्या होता है बेटा, ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और यहां पर अच्छा है 5 माइनस कोट थीटा, तो ये बेटा प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस कोट थीटा है। ठीक है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 5 है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/5 हो जाती है। आपसे क्या पूछा गया, 5x माइनस 1, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1/5 और माइनस के 1, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, और यहाँ पर एक में से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और सभी टॉपिक्स का रिवाइज भी हो जाएगा। ABC कैन डू ए वर्क सेपरेटली इन 16 days, 32 एंड 48 days रेस्पेक्टिवली। देखो, एक ए, एक बी और एक सी। ABC किसी कार्य को 16 दिन में, ये 32 दिन में, और ये जो कर रहा है ये कितने दिन में, ये कर रहा है 48 डेज में। ठीक है, चलो तो यहां से जो एलसीएम आ जाएगा 16, 32 और 48, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 96 आ जाएगा। तो यहां से ए की इफिशियंसी आप कहेंगे 6, यहाँ से बी की इफिशियंसी आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ से सी की इफिशियंसी 2। बताओ सही है क्या? ए की इफिशियंसी कितनी आ गई है यहाँ पर, 6, बी की 3 और सी की कितनी आ गई है, 2 आ गई है। मैं आपको हमेशा कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ, और वो कंसेप्ट क्या है समझिएगा। ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी अगर काम समाप्त होने के 2 दिन बाद जाए, 4 दिन बाद जाए, कार्य समाप्त होने के बाद अगर कोई जाता है तो उसके काम को हम लोग माइनस करते हैं। लेकिन अगर कोई काम पूरा होने से पहले जाता है, ठीक है, कोई काम पूरा होने से पहले अगर कोई जाता है, कोई व्यक्ति अगर काम पूरा होने से पहले जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको जाने नहीं देते, और उसका जो कार्य होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं। बताओ सही है क्या? ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वो साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, कार्य समाप्त होने, कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले जाने दोगे, नहीं जाने दोगे? तो बी का जो कार्य है 8 दिन का कार्य है, वो कितना हो जाएगा, तो बी का 8 दिन का कार्य हो जाएगा। यहाँ पर बी एक दिन में कितने यूनिट कर रहा, 3, तो 8 दिन में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24 यूनिट काम कर चुका होगा। ठीक है, चलो, और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। 6 सी, जो सी है वो 6 दिन पहले कार्य, तो काम होने से पहले जाने दोगे, नहीं जाने दोगे? ठीक है, तो सी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट, तो 6 दिन में कितना करेगा, आप कहेंगे 12 यूनिट।
इन सभी को ऐड कर लो। ये हो जाएगा 6 4 10 और 2 12, 9 और 1 10, 10 से और 2 12 और 1 13। टोटल वर्क कितना हो गया? 132 हो गया। अब ये 132 काम है, ये कौन कौन करेगा? कोई गया है क्या? आप कहेंगे नहीं गया। ठीक है, तो 132 जो काम है वो कौन करेगा? ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। इनकी इफिशियंसी कितनी? 6 3 9 और 2 11। तो 11 से आप लोग डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 डेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 12 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बताओ सभी बच्चे।